किसी को देखकर उनकी काबिलियत का अंदाजा लगा लेना, कोई धारणा बना लेना सही नहीं। लोगों की इसी मानसिकता को बदलने के लिए इनके दिल में भी कुछ कर गुजरने के जज्बे ने जन्म लिया। विकलांगता से लड़ते हुए भी इन्होंने लोगों की धारणाओं को गलत साबित किया और मिस्टर इंडिया का खिताब इतनी बार हासिल किया जितनी बार यह खिताब हासिल करना किसी सामान्य इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल है। आइए बात करते हैं उनसे जो स्पेशल कैटेगरी में 4 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दीपांकर सरकार जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दीपांकर सरकार जी से। ही इज अ प्रेप कोच एंड हेल्थ एंड वेल बीइंग मेंटोर। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे आपको लगा? सो जस्ट एज अ यंगस्टर हर किसी को अपनी बॉडी बनाने का शौक होता है, तो मैं भी जिम चला गया बॉडी बनाने के लिए। जी। अब वहाँ पे मैं काफ़ी ब्लेस्ड था कि मुझे ऐसे कलीग्स मिले, ऐसा कोच मिला जिन्होंने मुझे सही गाइड किया। तो मैं धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग में, उसके बाद एक कोच मिले तो उन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग की तरफ प्रेरित किया। ओके। तो कब से शुरू कर दी थी आपने इसकी प्रिपरेशन? जब मैं नियरली 16-17 साल का था, जी। तब से। ओके। तो हमारे ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस के लिए फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स? ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो थ्रू आउट लाइफ आपको पूरे जिंदगी भर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। खासकर जैसे जैसे आप एज करोगे तब, क्योंकि ओके। जैसे जैसे आप एज करोगे आप, और क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जी। तो वो आपको डिजीजेस या प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ाती है, जिसके कारण आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होती है और साथ में डिजीजेस जैसे आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, इस टाइप के हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इनके कारण आपकी लाइफ भी काफी कम हो जाती है। जी। तो न्यूट्रिशनल डाइट का क्या रोल रहता है गोल अचीव करने में, और हेल्दी डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? न्यूट्रिशनल डाइट तो इज अ बेस ऑफ बीइंग हेल्दी। अगर आपने डाइट में काफी उतार चढ़ाव किए तो वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा और आखिरकार आपके लाइफ पे, चाहे वो आपके लाइफ में डिजीजेस को लेके आएगा या तो फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग पे इफेक्ट डालेगा। ये सारी चीजें आपके डाइट के कारण ही निर्भर करती ओके। तो ये एक आप नॉर्मली बता रहे हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर हैं उनकी डाइट के है। बारे नहीं, में? एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो हर इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है, खासकर हम इंडियंस के लिए जी। बहुत जरूरी है कि हम एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जिए और एक बैलेंस्ड डाइट लें। ओके। आप अगर देखा जाए तो सपोज एक वेजिटेरियन है, जी। तो मैं कोई नॉन वेजिटेरियन तो प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक वेजिटेरियन के हिसाब से प्रोटीन कंजम्पशन भी नहीं, लेकिन एक हायर कार्ब इनटेक या हायर फैट इनटेक के कारण उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हम्म। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उनको आगे चल के हार्ट से रिलेटेड संबंधित परेशानियां आएंगी या जी। हाइपरटेंशन से रिलेटेड परेशानियां आएंगी ही आएंगी। जी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, मतलब जो न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हो, खान पान पे काफी हद तक फोकस रह के बैलेंस, जितनी आपको जरूरत है आपके दिनचर्या के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई सिडेंट्री जिसको बोला जाता है, जिनको पूरे दिन भर कहीं कुछ ज्यादा चलने फिरने का काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना, जी। वो अगर एक हाई कार्ब डाइट लेंगे, एक बंदा जो कि फिजिकली एक्टिव है उसके बराबर का खाना खाएंगे, तेल मसाला प्रोसेस्ड खाना खाएंगे जो कि बाहर मिलता है, जी। तो उनके ये सारी जो डिजीजेस हैं ये बढ़ने की वो चांसेस गुंजाइश जो जी है वो बढ़ जाती बढ़ है। जाती है। तो इसके कारण बहुत जरूरी है कि आपके लाइफस्टाइल, आपके जॉब, आपके पर्सनल लाइफ के हिसाब से आप अपनी डाइट लें।
ओके। एक बॉडी बिल्डर की बात करें तो उनकी डाइट काफ़ी यानी वो शायद 3 या 4 टाइम इनटेक करते हैं। तो 6 से 8 भी हो सकता है, 8 से 10 भी हो सकते हैं। कई बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं क्योंकि उनकी कैलोरी इनटेक उतनी मैसिव होती है, उतनी हाई होती है जी। कि वो उनके स्टमक का साइज तो नहीं बढ़ने वाला। हुँ, हुँ। तो उस बेसिस पे उनको उतने डिवाइड करना पड़ता है अपने मील्स को कि अप्रोप्रिएट उनकी एक एनर्जी भी बनी रहे और साथ में उनकी मसल रिकवरी भी अप्रोप्रिएट होती रहे। काफ़ी कॉस्टली होता है ये, तो कैसे मैनेज करते हैं लोग? अगर अपन पर्टिकुलर किसी स्ट्रेंथ या देखा जाए तो इंडिया में ओवरऑल गेम्स या अगर आप कोई भी वो करो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर हो। अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें तो ये भी दिया हुआ था कि माइकल फेल्प 10,000 कैलोरी पर डे इनटेक करते हैं। ओह! तो उस बेसिस पे तो मैनेज करना तो वो तो कंप्लीटली बिना किसी सपोर्ट के, तो वो तो आपके इनकम स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आप मैनेज करोगे। जी, बिल्कुल। तो अब ये बताइए हमें कि कार्डियोवैस्कुलर फ़िटनेस पर क्या कहेंगे आप? इसको इम्प्रूव करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज़ बताना चाहेंगे? ना ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिफरेंस पे आधारित होता है कि हर एक बंदे का एक अलग ज़रूरत होती है। ओके। अब कार्डियोवैस्कुलर अगर एक्सरसाइज की आप बात करें तो एक एजेड पर्सन जो काफ़ी एज हो चुके हैं उनके लिए 10 से 20 मिनट की वॉकिंग भी बहुत है पूरे दिन भर में। ओके। और जो अमेरिकन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन है, ACSM, वो भी ये रिकमेंड करता है कि मिनिमम आपको तो 20 मिनट की एक्सर्शन एक्टिव रहना ही है, एक्टिविटी करनी ही है। चाहे आप कुछ भी करो लेकिन 20 मिनट की एक एक्टिविटी कीजिए कि आप एक हेल्थ कंप्लीटली हेल्दी तो नहीं बोलेंगे लेकिन बॉडी एक्टिव रहे। ओके। तो ये रिकमेंडेशन तो होती ही है। जी, तो वो कौन-सी एक्सरसाइज़ है जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहे, इंजरीज़ से भी बच सकें और साथ ही फिज़िकल परफॉर्मेंस भी एनहांस हो सके? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एंड अगर मैं एक नॉर्मल एक बंदा फ्लेक्सिबल रूटीन करता है तो उसमें भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। योगा वगैरह अगर प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है तो इंडिविजुअल उसके ऊपर भी जा सकता है। इंजरीज तो आप ऐसा समझिए कि कोई भी चीज अगर आप एक्सीड करने की कोशिश करोगे जो आपके नॉर्मल बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को चैलेंज कर देती है और वो जी। भी आप बहुत ज्यादा ओवर करने की कोशिश करते हो तो इंजरी तो होने की संभावना बनी जाती है। चाहे ओके। वो कोई कुछ भी हो, चाहे आप एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग के हिसाब से करो, बॉडी वेट के हिसाब से करो, या आप फ्लेक्सिबिलिटी वाइज ही खुद को बहुत ज्यादा एक्सीड करने की कोशिश करो, तो इंजरी होने की संभावना बनती है। प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? वो बैंड्स वगैरह जो आते हैं, नी बैंड्स या कुछ इस तरह का इस्तेमाल करते हैं आप लोग? कोई भी चीज अगर आपको डिस्कम्फर्टेबल लगती है कि जी। आपको अनकंफर्टेबल कर देती है कि आप किसी चीज को करने में, तो उस चीज को आप फोर्स ना करें। ओके। उसको आप कंटिन्यूअली ये ना सोचे कि नो पेन नो गेन में, पता नहीं मतलब एक फिटनेस के उसमें या एक स्पोर्ट्स एक मेंटालिटी में ज्यादातर स्पोर्ट्समैन हो गया या हर किसी के एक दिमाग में ये सेट होता है कि नो पेन नो गेन, पेन हो रहा है तो मेरे को हुँ। गेन मिलेगा। तो हुँ। नॉट द कॉन्सेप्ट इन दैट सेंस, वो वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नो पेन नो गेन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अपने साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज को पार करें, ना कि फिजियोलॉजिकली अपने आप को पेन देके ये सोचे कि मेरे को कुछ ना कुछ गेन मिलेगा। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जितना बॉडी अलाउ करे, बस आप चैलेंज उतना करो ही अपने बॉडी को, जी। लेकिन नॉट इन, आप इस रिगार्ड्स में चैलेंज मत करो कि आपको दर्द बढ़ता जा रहा है और आप चैलेंज करते जा रहे हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिटनेस रूटीन को मेंटेन रखने में आने वाले चैलेंजेस और बैरियर्स से ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं? सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्टिविटी इंजॉइंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज पे बोर हो रहे हो कोई चीज करते करते, तो आप उस चीज को ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे जी, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। तो बिल्कुल। अडियरेंस मैटर करती है उसमें। ओके। तो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेथड के बारे में कुछ बताइए, जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज हुई या वेट लिफ्टिंग हुई या रेसिस्टेंस बैंड वगैरह, क्या डिफरेंस है इनमें? डिफरेंस बेसिकली सिर्फ आप किस चीज का उपयोग कर रहे हो उसी का है। अदरवाइज अगर आप रेजिस्टेंस
आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज पे आप कोई भी वेट ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग के मॉड्यूल को आप अपनाते हो, तो आप उसमें अपने मसल्स को चैलेंज ही कर रहे हो किसी न किसी चीज को ओवरकम करने के लिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। अब अगर आप जिम जाते हो तो आप वेट के अगेंस्ट ताकत लगाते हो, तो आप उस चीज को ओवरकम कर रहे हो। रेजिस्टेंस बैंड अगर आप यूज करते हो तो वही आप जो उसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट जो ताकत लगा रहे हो वो आपके मसल्स के लिए एक एक्सरसाइज है। टिपिकली आप किसी भी चीज का एक्सर्शन को अगर आप ओवरकम करते हैं तो दैट इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। ओके। जिनके पास जिम जाने की फैसिलिटी नहीं है और जो फिट रहना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? वही चीज मैं दोबारा दोहराऊंगा, कोई भी चीज जो आपको फिजियोलॉजिकली चैलेंज करे, एक्सर्ट करे बॉडी को इन अ गुड मैनर, इन अ फिजिकल मैनर, कि मतलब आप अगर आप दौड़ना पसंद करते हैं, यू गो फॉर अ रन। अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा पसंद है, आपने घर में बॉडी वेट ट्रेनिंग कर ली, एक्सरसाइजेस कर ली, आपके पास जिम जाने की फैसिलिटी नहीं है, आपने घर में रेजिस्टेंस बैंड्स मंगवा लिया, अगर आपके पास उतनी स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है कि आपको अलाउ करे कि वो आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सको, देन रेजिस्टेंस बैंड इज अ गुड ऑप्शन। जी। तो स्ट्रेस का होना आजकल तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल हेल्थ पर भी, और इसके रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या हैं? रिलैक्सेशन के लिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप मेडिटेशन या डी स्ट्रेस होने वाले जो भी चीज़ आपको डी स्ट्रेस करता है, कई लोगों के लिए स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली होता है, कई लोगों के लिए लाइक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे घूमने चले गए या बाहर जाके पेट्स के साथ खेल लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर स्ट्रेस एक हेल्दी स्ट्रेस लेवल तक है तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक बन जाता है तो क्रॉनिक बनने के बाद इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको वो एग्रीवेट कर सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया। अब हाइपरटेंशन तो सिर्फ एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो हाइपरटेंशन काफ़ी सारी चीज़ों को बढ़ावा दे देता है, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो या डायबिटीज़ से रिलेटेड हो। इन सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा कि स्ट्रेस से रिलेटेड जो बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं उनको एंड्रॉयड ओबेसिटी भी बहुत होती है। मतलब जो मिड सेक्शन पे जो पेट आ जाना होता है वो उनको बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके कारण काफ़ी अंदर तक मतलब डीप साइंस इन्वॉल्व होती है कि उनके नर्वस सिस्टम कौन से एक्टिव होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो आखिरकार अगर देखा जाए कि अगर आप डी स्ट्रेस हो रहे हो तो आपकी जो एक नर्वस सिस्टम है जो आपको स्ट्रेस के टाइम पे रिएक्ट करने में हेल्प करती है, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसे आप शिफ्ट होके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन हो गया, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या कुछ भी है, वो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे होते हो, तो जिसके कारण आप रेस्टफुल उसमें आते हो, बॉडी रिकवर करती है। अदरवाइज जितनी भी डिजीजेस वगैरह है वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूटर उसका स्ट्रेस भी होता है। ओके। जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर या जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वो कितने वो वर्क करते हैं वाकई, या उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये एक चीज जो है ये आपके करंट के बॉडी की कंडीशन पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब आप एक बात समझिएगा कि आपको नहीं पता है कि आपके बॉडी के अंदर आपके किडनी की स्टेटस क्या है, आपके लिवर के प्रोफाइल्स क्या है, और आपको आपकी ब्लड के बारे में नहीं पता है कि ब्लड में आपके हेमाटोक्रेट, होमोसिस्टीन लेवल्स, ये सारी चीजें क्या क्या है। जी। अब उस बेसिस पे आपने कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट ले लिया, सपोज कीजिए कि आप वैसे ही जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो हाइपरटेंशन के, अपने घर पे फैमिली की हिस्ट्री है, और आप ऑलरेडी कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हो जो आपके बीपी को बढ़ाए, तो लेटर ऑन उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि वैसोडाइलेशन के लिए एक पर्टिकुलर बीपी का पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने वैसोडाइलेटर दे के रखा है, लेकिन वो आर्जिनिन का सप्लीमेंटेशन बहुत कर रहे हैं। मेरे को वो उनके लो बीपी जाने के चांसेस को बढ़ा देता है। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी सप्लीमेंट लो तो पहले तो उसके बारे में खुद भी जानकारी हासिल करो, और उसके बाद आप किसी डॉक्टर से सलाह करने के बाद वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट लो, क्योंकि ये कई चीज़ों में आपके लिए सही मतलब
नुकसानदेह भी हो सकता है। हो सकता है, यानी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हाँ, अब जैसे आपने प्रोटीन के रिकमेंडेशन की जी। बात की, अब पता लगा कि किसी के यूरिन में एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि उनकी किडनी उतनी प्रोटीन बॉडी प्रोटीन रिटेन नहीं कर रही, किडनी फिल्टर अच्छे से नहीं कर रही है, और प्रोटीन बाहर भी बॉडी से निकलता जा रहा है। तो ये चीज आगे चल के किडनी को स्ट्रेस कर सकती है। जी। तो छोटी छोटी बारीकियां जो है, ये तो नहीं बोला जाएगा कि आप एक मतलब एक फोबिक हो जाओ, लेकिन अगर कोई सप्लीमेंट आप ले रहे हो, आपकी ज़रूरत है, तो किसी डॉक्टर की सलाह से ले या किसी जानकार की सलाह से ले। बिल्कुल। फिटनेस में हाइड्रेशन का क्या रोल है? मेजॉरिटी ऑफ आपकी बॉडी जो है वो पानी की ही बनी हुई है, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि अगर आप उस हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं करोगे तो आपको एक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, और वो आपके फिजियोलॉजिकल के साथ साइकोलॉजिकल भी होने वाली है। अगर कोई बंदा फोकस नहीं कर पा रहा, डिप्रेस्ड है, ग्लूमी है, आप पानी पिलाओ बस उसको। जी। हेडेक हो रहा है, अगर फ्रंटल लोब पे हो रहा है, तो आप जी। उसको थोड़ा सा नमक वाला पानी पिलाओ। जी। बॉडी में सोरनेस मतलब बहुत स्टिफनेस है, बॉडी पेन है, मोस्टली ज़्यादातर बोला जाता है कि आप पानी दे दो, तो काफ़ी हद तक आपकी हाइड्रेशन लेवल इंप्रूव होने पे वो रिकवर हो जाएगी। आप किडनी स्टोन्स तक जो मेडिकल कंडीशंस जो हैं उनमें तक बोला जाता है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर रखो कि वो वॉश आउट हो। जी। अभी हमने कुछ देर पहले डाइट की बात की थी, तो एक क्वेश्चन और मुझे लग रहा है कि जो वेजिटेरियन है, वो क्या इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं? क्या एक वेजिटेरियन को पूरी प्रॉपरली सारे मिल जाते हैं प्रोटीन और जो भी आपके कार्ब्स वगैरह? देखिए, वेजिटेरियन एक बॉडी अगर आप बनाने की बात कर रहे हैं, तो बॉडी बनाने का आपका कॉन्टेक्स्ट है, आई प्रिज्यूम कि एक बल्की बॉडी दिखनी चाहिए, कि मतलब फिजिक दिखनी चाहिए। अगर वो शर्ट पहन रहे, फॉर्मल्स पहन रहे, तो उनकी फिजिक दिखनी चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली वो कर सकते हैं वैसा। लेकिन अगर वो कॉम्पिटिटिव स्टेज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जी। कि हमें compete करना है, जी। तो बॉडी बिल्डिंग हो गया या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोई भी गेम, वो एक एक्सट्रीम पे चला जाता है। तो उस टाइम पे जिस हिसाब से कैलोरी डेफिसिट, हाँ, नेचुरली पॉसिबल है, लेकिन मैं एडवाइस तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों में एक इंसान की ज़िंदगी को सीमित कर देता है। जी। तो अगर इस तरह मान लो कोई बॉडी बिल्डर है और उसने काफ़ी सारी अपनी उसकी फिजिक बन चुकी है, तो चाहे सप्लीमेंट्स लेकर या जिस भी तरह से, तो क्या इन्हें किसी तरह का जब मसल्स ग्रो करती हैं तो इनको क्या पेन वगैरह भी कुछ होता है? अब जो पेन है वो ग्रोथ के कारण तो नहीं होती, वो ओवर ट्रेनिंग के कारण आ सकती है। वो आपके इस बेसिस पे आ सकती है कि आपने प्रॉपर अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, आपके हाइड्रेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो अगर देखा जाए, तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, तो आपके जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, वो फासिया एक पन्नी जैसी, एक छिल्ली जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, ओके। वो उसके अंदर आपके मसल फाइबर्स होते हैं। प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं होगा तो वो स्टिफ हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा, जिसके कारण आपकी मसल्स ना चल नहीं सकती, अंदर मूवमेंट नहीं अच्छे से एफिशिएंटली कर पाती है, तो जी। बंदों को स्टिफनेस के कारण पेन आने लगता है। ओके। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उससे। जी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये मसल्स ग्रोथ को और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर देखा जाए तो बॉडी के अलावा लाइफ के भी हर एस्पेक्ट पे काम करता है, जी। कि अगर बढ़ के अगर पढ़ाई कर ली, आपके लिमिट से अगर आपने 10% ऊपर पढ़ाई की, तो वो तो आपके नॉलेज को भी गेन ही करेगा। साथ में अगर स्ट्रेंथ बेसिस पे अगर बात करें या एंड्योरेंस बेस पे बात करें, तो कोई भी एक एस्पेक्ट जिस पे आपने थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज ज़्यादा किया, तो वो एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड है आपके बॉडी के लिए, जो आपके बॉडी को एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा। बट अगेन, वहाँ आपको अपनी रिकवरी को ध्यान दे के ही उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। अगर आप अति करेंगे, तो वो तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, सर्वत्र वर्जित। जी। अब तक की आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। किस तरह के हर्डल्स आपको फेस करने पड़े? हर्डल्स, हर्डल्स देखा जाए तो स्टार्टिंग से अब तक? मैं तो खैर काफ़ी ब्लेस्ड रहा हूँ कि मुझे अपने लाइफ में उतने हर्डल्स फेस इन द टर्म्स ऑफ फैमिली और फाइनेंसेस की तरफ से नहीं करने पड़े हैं, बिकॉज
ऊपर वाले के देन से हो जाता था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ही प्रॉब्लम्स खड़ी होती थी। उसके बाद देखा जाए तो चैलेंजेस तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में ग्रो करने के लिए, बिना चैलेंज के तो कोई ग्रो नहीं कर सकता। तो हाँ, फिजियोलॉजिकली काफ़ी, वो भी भगवान के देन से जो चैलेंज मिली तो उसके कारण ही जो बन पाया हूँ तो बन पाया हूँ। जी, आप 4 बार की मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए? मुझे मुझे कभी पता नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में जाऊंगा या वैसा कुछ करूंगा। तो जब मैं गया, मैं बॉडी बनानी थी तो एज हर यंगस्टर का एक वो होता है कि बॉडी बन जाएगी, तो वैसा बॉडी बनाने के लिए जिम तो चले गए। अब जिम गया तो जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी ब्लेस्ड था कि ऐसे जिम गया कि जहाँ पे मुझे ऐसे साथी मिले जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक थे, तो उसके कारण मैं काफ़ी दूर रहा धंधी फंदियों से, मतलब फालतू की चीज़ों से जिसमें बिल्कुल। यंगस्टर्स आगे बढ़ जाते हुँ, हैं। हुँ। एक ऐसे कोचेस से मैं ब्लेस्ड रहा कि जिन्होंने मुझे सही दिशा निर्देश दिया कि मतलब ये करो, ऐसे करो। तो मैं लाइफ में उनके कारण आगे बढ़ पाया। जो कॉन्टेस्ट आपने विन किए हैं, किस तरह आप पहुँचे उस प्लेटफ़ॉर्म पर? जैसे कि मैंने बताना ही जा रहा था कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे हमेशा अटपटा लगता था कि पैरों के कारण जो हर किसी को काबिलियत बिना जाने जो हम सोच लेते हैं यार उसको ये तकलीफ ना हो, ये वो जो सिंपैथी वाला जो एक वो था, वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था। तो उस कारण मैं हमेशा अपने लिमिट को पुश करता गया। तो ओके। वही, उसके कारण ही अचीव कर पाया। जब आपने फैमिली में ये बताया कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो क्या रिएक्शन रहा? एज यूजुअल जैसे हर फैमिली का होता है कि क्या रखा है पहलवानी में। जी। तो लेकिन फिर भी अगेन ब्लेस्ड विद माय फैमिली। अक्सर कहा जाता है कि जो इस फ़ील्ड में आते हैं, पहलवानी में जो जाते हैं, तो मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये कितना सच है? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि आखिरकार आप अपने आप को हमेशा तोड़ रहे होते हो, आप अगेंस्ट द ऑड्स जा रहे होते हो। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो अगेंस्ट द सोसाइटी हो, क्योंकि जी, आखिरकार आप सोसाइटी एंड फैमिली भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक क्राइटेरिया है कि आप फाइनेंशियली किस लेवल पे हो वो आपका स्टेटस डिफाइन करता है। हुँ, हुँ। तो जब आप इतने ऑड्स के अगेंस्ट में चल रहे होते हो फिर भी आप मैनेज करते हो, तो वो तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि मैं उस पे बोलूँगा कि वो सही है, जी, क्योंकि आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके होते हो जी, समाज की तरफ से एंड परिवार की तरफ से फाइनेंशियली, कि आप फिजिकली हो या मेंटली हो, का कोई भी चैलेंज को अपटेक करने में पीछे पैर नहीं करते हो। जी, दैट्स व्हाई द नेम पहलवान, मतलब पहल करने वाला, वो ओके। चाहे कोई भी सर्कमस्टांस और सिचुएशन हो। बिल्कुल। ये बताइए आपकी नज़र में इसे एज़ ए करियर चुनना कितना सेफ़ है? फाइनेंशियली भी देखें अगर तो? सेफ तो बिल्कुल भी नहीं था, बट हाँ, कहीं न कहीं एक पैशन की आपके कारण शायद किसी की ज़िंदगी अच्छी हो रही है। ओके। तो यानी कि आपका ये कहना है कि इसे शौकिया ही रखना चाहिए। करियर या के लिए हमें कहीं और में भी कुछ करना चाहिए, करियर डेफ़िनेटली, चुनने के लिए। डेफ़िनेटली। ओके। तो आपका विज़न क्या है? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? आगे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? वैसे तो अभी भी भगवान की दया से मेरे बेल्ट में काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। जी, तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं इन्हें भी ऐसे गाइड कर सकूँ, एजुकेटेड रख सकूँ कि ये एक ओवरऑल जो कम्युनिटी है फिटनेस की, जी, वो और साथ में कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू ऐसे गाइड करें कि हम यूएस या कंपैरेटिवली दूसरे देशों के जिस स्टेट पे आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, हम उस स्टेट से ऊपर उठें। जी। तो आपका
अब तक की आपकी जो बॉडी बिल्डिंग के अलावा और क्या शौक रखते हैं आप? रीडिंग। रीडिंग। ओके, किस तरह का? बेसिकली जो मेरे फील्ड से ही रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, पबमेड के आर्टिकल्स हो, ओके। साइंटिफिक जर्नल्स हो। हम्म। ओके, तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते दिमाग फोकस रखना है कि किसी की ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सको, हैं? बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। ओके, तो एक ट्रेनर की कितनी उपयोगिता है किसी बॉडी बिल्डर के लिए? एक कोच तो ये मैं खुद से ही अपनी तैयारी वो कर सकते हैं क्या, या फिर? मैं इसमें हो सकता है 5 मिनट और ले लूं जी कि बिल्कुल। आपके मैं अपने एक रीसेंट एक बॉडी बिल्डर के साथ मेरी वो हो रही थी, जी। इंटरेक्शन हो रही थी, क्योंकि वो मुझे एज अ कोच हायर करना चाह रहा था। तो मैंने उस वो क्या होता है कि एक खिलाड़ी जो है वो ये भूल जाता है कि खेल में दक्षता, किसी भी खेल में दक्षता हम्म। होना, उसके पीछे क्या क्या कारण है वो उसको नहीं पता होती। और खेल में दक्षता उसको एक गुरु नहीं बनाता। गुरु वो होता है जिसको पता है कि ये कारण है जिसके पीछे उसके खेल में ये दक्षता है, और उस क्या करने और ना करने से जी। उसके पारंगत होने में जी। अ, एक बोलना चाहिए ब्लॉकेज आ सकती है, या वो और दुगने स्पीड से आगे बढ़ सकता है। जी। जैसा कि हम जानते हैं कि आप प्रेप कोच भी हैं और हेल्थ एंड वेलबींग मेंटोर भी हैं, तो आपके इंस्टीट्यूट में गर्ल्स भी आती हैं? क्या हाँ, रेशो है? काफी कम है हालांकि, क्योंकि हमारे एक नेगेटिव कोनोशन भी एडेड है जी। फीमेल एथलीट्स को लेके, हालांकि जी। वो भी काफी कम होती जा रही है दिन ब जी। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने दिन। के आपका लिए। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे दीपंकर सरकार जी से, जिन्होंने काफ़ी बॉडी बिल्डिंग के बारे में हमें काफ़ी सारी बारीकियां बताई और ये भी बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग लेनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए इसी टाइम्स।